सुप्रभात, नमस्कार। स्पर्धा के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप में से अधिकांश अभ्यर्थी जो अभी थोड़ी देर पहले सीधे जुड़े हुए थे, उनको पता होगा कि हम लोग ब्रेक पर जाने से ठीक पहले मैंने आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बताना प्रारंभ किया था। ऋग्वैदिक काल क्या है, इसका नाम ऋग्वैदिक काल ही क्यों पड़ा, और ऋग्वैदिक काल के निर्माता कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या विवाद था, और भारत में आने के बाद यानी भारतीय उपमहाद्वीप में आने के बाद भारत में उनका सबसे पहला पड़ाव कहाँ पड़ा, फिर कैसे कैसे उनका भारत में विस्तार हुआ और उन विस्तृत इलाकों का परिवर्तित नाम क्या क्या हुआ, ये सब मैंने आपसे साझा किया। अब देखिएगा कि किसी भी समाज, इतिहास में किसी भी समाज के बारे में अगर उसका विस्तार से अध्ययन करना हो तो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया जाता है। और जब हम इन चीजों को समग्रता के साथ पढ़ लेते हैं और उसका विश्लेषण कर लेते हैं तो हम उस समाज के बारे में बेहतर ढंग से जान लेते हैं। तो उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आइए हम लोग ऋग्वैदिक समाज के बारे में भी उसी तरह से पढ़ लें, ताकि ऋग्वैदिक समाज के बारे में हमें समग्रता से चीजें ज्ञात हो जाए। देखिएगा कि जब ऋग्वैदिक समाज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, ऋग्वैदिक समाज के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने केवल आपको बताना शुरू किया था। आज के बाद जब हम लोग अभी के बाद जब हम लोग उसको आगे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऋग्वैदिक समाज के बारे में जब भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले जो कक्षा में आपसे साझा किया था, आपसे चर्चा किया था कि अगर हम वैदिक समाज को बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में फिर किसी भी काल के समाज के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, किसी भी काल की आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक विश्वास के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें चीजें यहीं से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी अगर हम वैदिक समाज, वैदिक अर्थव्यवस्था, वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म और वैदिक राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ लें तो आगामी टॉपिक में हमें कोई भी चीज समझने में जरा भी मुश्किल नहीं होगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, है ना, ऋग्वैदिक समाज के बारे में, फिर इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर इसके धर्म, संस्कृति और इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक समाज के सामाजिक व्यवस्था के बारे में। आप देखिएगा ऋग्वैदिक समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में अगर हम सबसे पहले देखने का प्रयास करें ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में अगर हम देखें तो क्या देखेंगे? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। और चूंकि मैंने बताया है आपको कि हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के हिस्से को भी साथ साथ कवर करते चल रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, पिछली क्लास में जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि हम लोग तैयारी के एक नए संस्करण को अपनाएं, हम लोग तैयारी के एक नए स्वरूप को अपना लें जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की चीजों को हम लोग साथ साथ पढ़ते चलें। अब अगर आप देखिएगा ऋग्वैदिक समाज के बारे में, तो ऋग्वैदिक समाज जो है उसका स्वरूप कैसा था? तो आप कहेंगे ऋग्वैदिक समाज कबीलाई रूप में संगठित था। ये क्वेश्चन यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक पूछा जा चुका है कि ऋग्वैदिक समाज किस रूप में संगठित था। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऋग्वैदिक समाज
कबीलाई रूप में संगठित था। ठीक है ना? ऋग्वैदिक समाज जो है वो किस रूप में संगठित था भाई? ऋग्वैदिक समाज आप देखेंगे कि समाज यानी ऋग्वैदिक समाज कबीलाई रूप में संगठित था। ठीक है ना? आप लोगों से निवेदन है कि पेन और कॉपी ले लीजिए और जो भी चीजें बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं वो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, आप उसको संकलित करते चलिए, वो प्रारंभिक परीक्षा के काम आएगा। और जो हम लोग किसी भी चीज पर विश्लेषण करें, चर्चा करें, वो मुख्य परीक्षा के काम आएगा। तो उससे संबंधित जो आपको स्टडी मटेरियल है वो संस्थान के द्वारा आपको उसके सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप नोट्स के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप केवल पढ़ते चलिए, चीजों को समझिए और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करते चलिए। क्योंकि पढ़ने के क्रम में जब आप फैक्ट को लिखते चलते हैं ना तो उस एक लेयर दिमाग में बैठ जाता है और फिर घर में पढ़ाई समाप्त होने के बाद केवल इसको देख लीजिएगा तो आपके दिल दिमाग में उतर जाएगा, फिर उसको बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी निकाल के पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपके स्मरण में आ जाएगा। तो देखिएगा, ऋग्वैदिक समाज कबीलाई रूप में संगठित था। कबीलाई रूप में संगठित था मतलब क्या है? चूंकि मैंने कल भी बताया था कि ऋग्वैदिक समाज जो है वो या ऋग्वैदिक आर्य जो हैं वो जब मध्य एशिया से आए थे तो वो एक छोटी छोटी टुकड़ी में आए थे और वो कबीले के रूप में व्यवस्थित होते चले गए। तो इसलिए कहा भी जाता है कि ऋग्वैदिक समाज जो है वो कबीलाई रूप में संगठित था। स्पष्ट है? अब देखिएगा कि जो ऋग्वैदिक समाज है उसके बारे में कहा जाता है कि ऋग्वैदिक समाज कबीले के रूप में था। छोटे छोटे कबीले घुमंतु जीवन के रूप में या छोटे छोटे कबीले में रहने वाले जो लोग हैं वो घुमंतु जीवन जीते थे, यानी समाज कबीलाई था। इसके अलावा कबीले के लोग, याद रखिएगा, कबीले के लोग घुमंतु जीवन जीते थे, घुमंतु जीवन जीते थे। और ध्यान से सुनिएगा कि चूंकि कबीलाई समाज के लोग घुमंतु जीवन जीते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। जैसे 20, 25, 30 लोगों का एक कबीला है, वो अपने पूरे कबीले को लेकर, कबीले के जो नेता हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए जहां पर जल का स्रोत उपलब्ध हुआ, जहां कंदमूल फल फूल उपलब्ध हुआ, जहां जानवरों का शिकार उपलब्ध हुआ, वहां पर वो अपना पड़ाव डाले और कुछ दिनों तक वहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग और उपभोग किया और फिर बाद में आगे निकल पड़े। जब वहां पर जल समाप्त होने लगा, कंदमूल फल फूल समाप्त होने लगा, तो फिर अपने कबीले को लेकर के दूसरे स्थान के लिए निकल पड़ते थे। इस तरह से वो घुमंतु जीवन जीते थे। और एक बात यहीं पर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऋग्वैदिक समाज के लोग चूंकि घुमंतु जीवन जीते थे इसलिए खानाबदोश जीवन शैली का वो अनुसरण करते थे। देखिए ना, कोई भी समाज अगर एक जगह पर स्थिर होगा तो ही तो वहां वो खेती कर पाएंगे। आप कह सकते हैं कृषि कार्य के लिए समाज का या समूह का स्थिर होना जरूरी है, लेकिन ऋग्वैदिक समाज में आर्य कबीलाई जीवन जी रहे थे, घुमंतु जीवन जी रहे थे, खानाबदोश यानी पेस्टोरियल लाइफ बिता रहे थे, इसलिए वो कृषि कार्य नहीं कर पाते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन किस पर आश्रित था? तो याद रखेंगे और इस बात को बड़े अच्छे ढंग से समझ लेना है कि हालांकि ऋग्वैदिक आर्य लोग अपने ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में उन्होंने
अनार्यों से, यानी यहां जो पहले से निवास कर रहे अनार्य लोग थे, जिसको हम परवर्ती हड़प्पावासी भी कहे, उन लोगों से उन्होंने क्या किया, खेती करने की कला सीख ली थी। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं, वो कब, ऋग्वेद काल के अंतिम समय में। लेकिन ऋग्वेद काल के अधिकांश समय में जो हमारे ऋग्वैदिक आर्य थे, उनकी जीविका किस पर आश्रित थी, यह क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो याद रखिएगा, उनकी जीविका पशुपालन पर आश्रित थी, है ना। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे, है ना, उनकी जीविका, याद रखिएगा, उनकी जीविका पशुपालन पर आश्रित थी। क्लियर है ना। इसके आगे हम लोग जब ऋग्वैदिक समाज की आर्थिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। अभी तक हम लोग क्या समझे कि ऋग्वेद काल में जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कबीलाई रूप में संगठित थे। कबीला एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था और वो घुमंतु जीवन, पेस्टोरियल लाइफ बिताते थे। पशुपालन उनकी जीविका का मुख्य आधार था। हालांकि ऋग्वेद काल के अंतिम समय में कृषि कार्य को अपना लिया था आर्यों ने, लेकिन अभी नहीं, वो अंतिम समय में। अधिकांश समय में उनकी जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो याद रखिएगा, उनकी जीविका का मुख्य आधार है क्या, पशुपालन, यानी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। आइए अब देखेंगे कि ऋग्वैदिक समाज की जो अगली विशेषता है, वो ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ समाज था। 4 वर्णों में बटा हुआ समाज था। इसका मतलब क्या होता है, इसको कहा गया है, कई बार अपने अलग अलग पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में आपने पढ़ा है, चतुर्वर्ण व्यवस्था। तो चतुर्वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है कि ऋग्वैदिक आर्य का जो समाज था वो 4 वर्णों वाले व्यवस्था में बटा हुआ था। वो 4 वर्ण कौन थे, यहां से प्रश्न आया हुआ है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिएगा, कहा यह गया है और इस बात की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और उसी पुरुष सूक्त में समाज के इन 4 वर्णों की चर्चा की गई है और ऐसा कहा गया है कि भाई आदि पुरुष यानी ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और ये 4 वर्ण कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कहा गया कि वो जो आदि पुरुष हैं उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। कई जगह कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के भुजाओं से यानी आर्म से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के उदर मतलब पेट, उससे वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा के पैर यानी जंघा से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। याद रखिएगा, इन 4 की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी मानव के शरीर के सभी अंग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मुंह बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन भुजा महत्वपूर्ण नहीं है, पेट महत्वपूर्ण नहीं है, पैर महत्वपूर्ण नहीं है। सबका शरीर में अलग अलग महत्व है। ठीक उसी प्रकार समाज में जो 4 वर्ण थे, इन 4 वर्णों का अपना अलग अलग महत्व था। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, पीटी एग्जाम में, कि ऋग्वेद के किस मंडल में समाज के 4 वर्णों की चर्चा है, तो यहां मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि समाज के, ऋग्वैदिक समाज में, है ना, आप क्या कहेंगे भाई, कि ऋग्वेद के, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में
पुरुष सूक्त, ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुष सूक्त में समाज के चारों वर्णों की चर्चा है, चारों वर्णों की चर्चा है। ठीक है ना? आप इसको ऐसे भी कर लीजिए, एक लाइन ऊपर जरूर जोड़ देंगे हम लोग कि ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था पर, चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, आधारित था, है ना? इस लाइन को हम लोग पहले नोट कर लेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में समाज के चारों वर्णों की चर्चा है। तो ये बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कहां पर इसका उल्लेख है और किस मंडल में इसका उल्लेख है, ये जरूर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है ना? अब देखिएगा कि जो समाज के चारों वर्ण हैं उसके बारे में क्या कहा गया कि जो विराट पुरुष थे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इस बात का उल्लेख है। किस बात का उल्लेख है भाई? कि विराट पुरुष या आदि पुरुष ये ब्रह्मा को संबोधित किया गया है ना। विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो ये चारों वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है ना, इसके बारे में क्या कहा जाता है भाई? अब जरा देख लें हम लोग। देखिएगा, कहा यह गया है कि विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के शरीर के, है ना, उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर, उदर बोला जाता है पेट से, है ना, उदर से वैश्य और जंघा या पांव से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। अब देखिएगा, क्वेश्चन एक बार भी आता है, यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है पहले, कि ऋग्वेद के किस वर्ण में शूद्र की चर्चा है? तो याद रखिएगा वही है आंसर। चूंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में समाज के चारों वर्णों की जहां चर्चा है, वहीं पर शूद्र की भी चर्चा है, वहीं वैश्य की भी चर्चा है। ठीक है ना, क्षत्रिय और ब्राह्मण की भी चर्चा है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र की चर्चा है। ठीक है ना। तो समाज, ऋग्वैदिक समाज जो था वो याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, और विराट पुरुष के शरीर, आदि पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से समाज के चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, उसको तुम दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा, वो ये कि ऋग्वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था पर जरूर आधारित था, लेकिन ऋग्वैदिक समाज में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पर आधारित था, वो पेशे पर आधारित था, वो ड्यूटी पर आधारित था। क्लियर है ना? ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्या भाई, कि मैंने क्या बताया आपसे कि ऋग्वैदिक काल में, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के कर्म यानी ड्यूटी यानी पेशा पर आधारित था, पर आधारित था। आप कहेंगे ये सर कोई नई बात क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऋग्वैदिक समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, है ना। और वर्ण व्यवस्था क्या था भाई? तो व्यक्ति के कर्म यानी पेशा पर आधारित था। जो व्यक्ति, अब ध्यान से सुनिएगा, कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का पेशा करता था, जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता था, उसका वर्ण भी वही होता था। अब जरा देखिएगा कि जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति पठन पाठन और अध्यापन का काम करता था, पूजा उपासना कराने का काम करता था, उनको कहा गया ब्राह्मण। जो अपनी कबीलाई टोली का नेतृत्व करता था, जो अपनी कबीलाई टोली का सुरक्षा करता था, उनको कहा गया क्षत्रिय। जो अपने कबीले के लोगों के पेट भरने की व्यवस्था करता था, वो वैश्य कहलाए। और जो कबीले के लोगों की सेवा करते थे, वो कहलाए क्या भाई? शूद्र। तो यहां सेवा शब्द को सुन करके आप विचलित मत होइएगा। सेवा करना बुरी बात नहीं है। आप में से लोग जिस जाति के भी हों, आप में से बहुत लोग ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, लेकिन जानते हैं आप सब लोग, अगर ऋग्वेद के इस विचार को माना जाए तो आप सब लोग शूद्र बनने जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि एक आईएएस अफसर का काम, एक प्रशासनिक अधिकारी का काम क्या होता है? समाज की सेवा करना। यानी आपका काम क्या होगा? समाज की सेवा करना। तो आप अभी चाहे जिस जाति से संबंध रखते हो, आप अल्टीमेटली क्या बनने जा रहे हैं? शूद्र बनने जा रहे हैं। आपको हंसी भी आएगी, सर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर आप देखिएगा, व्यवहारिक रूप में देखिएगा, तो मैं सही बता रहा हूं आपको। और ये कह करके मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सेवा करने का काम जो ऋग्वैदिक काल में था वो बुरा नहीं था। आज बहुत सारे लोग हमें अपनी सेवाएं देते हैं, हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखना, सेवा देने का मतलब उनको कई प्रकार की आवश्यकता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम करते थे वो। क्लियर है ना? और याद रखिएगा, उससे भी बड़ी बात, एक व्यक्ति, बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति अपने पेशे में, अपनी जीविका में परिवर्तन करके अपना वर्ण परिवर्तन कर सकता था। कब? ऋग्वैदिक काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपसे चर्चा ये किया कि ऋग्वैदिक काल में व्यक्ति अपने कर्म यानी पेशे में परिवर्तन करके अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकते थे। अपने वर्ण में परिवर्तन
कर सकते थे। पक्का है ना? कर सकते थे। लगे हाथ बता दूं आपको, किंतु उत्तर वैदिक काल में, अभी हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़े नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ बता दूं आपको ताकि उस समय समस्या ना आए। किंतु उत्तर वैदिक काल में यह संभव नहीं रहा। यह संभव नहीं रहा। क्यों संभव नहीं रहा भाई संभव? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार, है ना, याद रखेंगे, जन्म हो गया। अब जरा बोर्ड पर देखिएगा अंतर। देखिएगा हमने क्या बताया कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के क्या था? यहीं पर अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। व्यक्ति के कर्म या पेशा पर आधारित था। व्यक्ति के कर्म और पेशा पर आधारित था। और अपने जीवन में एक व्यक्ति चाहे जितनी बार भी अपने पेशे में, अपने कर्म में परिवर्तन करके अपना वर्ण परिवर्तित कर सकता था। इसलिए लिखा गया कि ऋग्वैदिक काल में व्यक्ति अपने कर्म यानी पेशे में परिवर्तन करके अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकते थे। ठीक है ना? लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह संभव नहीं रह गया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अब वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया भाई? उत्तर वैदिक काल में अब वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया, जैसे कि अभी वर्तमान समय में है। अभी देखिएगा ना, हम और आप या हमारे समाज में कोई भी बच्चा जो एक बार मां के गर्भ से जन्म ले लिया और जिस परिवार में वो जन्म लिया, जिस जाति में वो जन्म लिया, अब क्या पूरे जीवन भर वो प्रयास करता रह जाए? कभी भी उसकी जाति में या वर्ण में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज समाज में किसी भी व्यक्ति की जो जाति है, किसी भी व्यक्ति का जो वर्ण है, वो अब जन्म पर आधारित हो गया। जिस परिवार में, जिस जाति में उसका जन्म होगा, कम से कम इस जन्म में उसका क्या है, जाति या वर्ण परिवर्तित तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऋग्वैदिक समाज में ऐसा संभव था। यानी आप कह सकते हैं ऋग्वैदिक समाज में क्या है, समाज का जो स्वरूप था वो लचीला था। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करके अपना वर्ण परिवर्तित कर लेता था। आज के समाज में यह संभव नहीं है। तो यह शुरू कब से हुआ? यह उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही अब जो वर्ण व्यवस्था था उसका आधार जन्म हो गया। यानी कोई शूद्र का बच्चा चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए, कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकता। एक ब्राह्मण का बच्चा चाहे जितना भी अपराध कर ले, वो कभी शूद्र नहीं कहलाएगा। तो आज की व्यवस्था कैसी है भाई? जिस मां के गर्भ से जन्म लिए, जिस परिवार और जाति में जन्म लिए, आपकी जाति और आपकी वर्ण व्यवस्था वही रह जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि ऋग्वैदिक समाज में यह संभव था। तो इसलिए इन बातों को आपको धीरे धीरे समझाना पड़ा। ठीक है ना? तो देखिएगा, इसलिए क्वेश्चन आता भी है, पीटी में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई? तो याद रखिएगा, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक समाज में नहीं हुई है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल के समाज में हुआ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल से ही क्या हो गया,
वर्ण का आधार जन्म हो गया। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का आधार कर्म या पेशा था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार क्या हो गया भाई? जन्म हो गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज था। ठीक है, अब आइए ऋग्वैदिक किसी भी समाज को अगर हम जानना हो तो उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है वो तो हम लोग देख ही लिए, लेकिन किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था का हम सही आकलन तभी कर पाएंगे जब उस समाज के महिला और पुरुष की स्थिति के बारे में हमको ठीक जानकारी मिल जाए। तो ऋग्वेद से जो जानकारी मिलती है, चूंकि हमने बताया है ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एक और एकमात्र स्रोत क्या है भाई? वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से ये जानकारी हमें मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि ऋग्वेद से हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई ऋग्वैदिक समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और वर्ण कर्म पर आधारित था। लेकिन इसके आगे अगर हम चलें तो ऋग्वैदिक समाज के बारे में कि ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति कैसी थी, इसकी जानकारी भी हमको ऋग्वेद से मिलती है। तो देखिएगा, ऋग्वेद से जो जानकारी मिलती है वो ये है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, सम्मानजनक थी। तो देखिएगा, ये गणित के फॉर्मूले की तरह है। किसी भी समाज में लगभग आधी जनसंख्या पुरुषों की होती है तो आधी जनसंख्या महिलाओं की होती है। अब अधिकांश समाज में पुरुषों की स्थिति लगभग अच्छी होती है, लेकिन महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि जिस समाज में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी रही, यानी 50% पुरुष की स्थिति तो अच्छी है ही, जो शेष रेस्ट जो 50% महिलाएं हैं उनकी स्थिति भी जिस समाज में अच्छी होगी वो समाज एक क्या है? सम्मानित समाज कहलाएगा, एक विकासशील समाज कहलाएगा, एक आदर्श समाज कहलाएगा, आइडियल सोसाइटी। लेकिन जिस समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय होगी, उन पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लादे जाएंगे, उन पर कई प्रकार का निषेध ला दिया जाएगा, वो समाज कभी भी विकास के काबिल नहीं हो पाता। वो समाज रूढ़िवादी समाज कहलाता है। और उस समाज में कई प्रकार की समस्याएं विद्यमान रहती है। और वो समाज, जिस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो समाज जल्दी विकास भी नहीं करता है, क्योंकि उस समाज में विकास का जो रथ है वो एक पहिए से दौड़ रहा है। केवल पुरुष ही वहां विकास की स्थिति में है, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक समाज में ऐसी बात नहीं थी। आप दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि ऋग्वैदिक काल में क्या है? महिला और पुरुष दोनों की स्थिति अच्छी और सम्मानित थी। क्या थी भाई? क्या कहेंगे हम लोग कि ऋग्वैदिक समाज में ऋग्वैदिक समाज में ऋग्वैदिक समाज में चलिए अभी ये ठीक हो जाता, फिर मैं बता दूंगा। आप लिख लीजिए, ऋग्वैदिक समाज में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। क्लियर है ना? ऋग्वैदिक समाज में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। अब कैसे कहेंगे भाई अच्छी थी? इसके समर्थन में कुछ तर्क भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस काल में
पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, है ना। ये तभी कहा जा सकता है जब इसके समर्थन में हम कुछ तर्क दें। तो वो तर्क क्या क्या है? तो नंबर 1 आप देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सब, है ना। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी समाज जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, तो आपको तो समझ में आना चाहिए पहले कि उपनयन संस्कार किसको कहते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, इसमें उपनयन संस्कार हम किसको कहते हैं? विद्या आरंभ होने से पहले दिए जाने वाले संस्कार को आप कहते हैं उपनयन संस्कार, जिसको हम विद्या आरंभ संस्कार भी कहते हैं, है ना। तो आम समाज में पुरुषों को तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक समाज में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसलिए कहा गया कि ऋग्वैदिक समाज में क्या है, महिलाओं को भी, याद रखिएगा, महिलाओं का नहीं, महिला ठीक लिखा हुआ था, महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। यानी महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारिणी थी। क्या लिख देंगे यहां पर? अर्थात महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारिणी थी। यानी उनको भी अधिकार था। उनको भी अधिकार था कि वो शिक्षा प्राप्त करें, ठीक है ना। और यही कारण है कि ऋग्वेद में जैसे पुरुष बहुत पढ़ लिख गए, ज्ञानवान हो गए, तो उनको क्या कहते थे? विद्वान कहते थे। तो उसी प्रकार आप देखिएगा कि ऋग्वेद में कई महिलाएं थी जो बहुत ज्ञानवान थी। कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना भी की। उनको हम लोग कहते हैं विदुषी। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कई विदुषी महिलाएं भी थी। कई विदुषी, विद्वान, है ना। जब पुरुष पढ़ लिख जाएं उनको क्या कहते हैं? विद्वान। जब महिलाएं बहुत पढ़ लिख जाएं उनको कहते हैं विदुषी। कई विदुषी महिलाएं भी थी ऋग्वेद काल में। जैसे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है। जैसे देखिएगा, अपाला नाम आएगा, अपाला, घोषा, विश्वारा, ये सब के सब क्या है भाई? ये सब के सब लोपामुद्रा। तो याद रखिएगा, ये सब के सब विदुषी महिलाएं हैं जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना होगा। क्लियर है? तो इस काल में महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार थे। मैंने बताया आपको कि कई प्रकार के जो अधिकार थे उनमें एक तो देख लिया आपने भाई, कई विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिला है। अब जरा देख लेंगे हम, तो महिलाओं का विवाह, महिलाओं का विवाह एक निश्चित आयु में होता था। बाल विवाह नहीं था, निश्चित आयु में होता था। देखिए,
अब हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसका महत्व क्या है? ये हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानित थी, तर्क के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आप वो तर्क दीजिएगा ना 3-4, और छोटा उत्तर ही लिखिएगा ताकि निर्धारित शब्द सीमा में आप अपना उत्तर लिख पाइए। तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में सम्मानित थी। ये आप कैसे बता पाइएगा? तो आपने क्या कहा कि ऋग्वैदिक काल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, अर्थात महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारिणी थी। कई विदुषी महिलाएं जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा इत्यादि का उल्लेख मिलता है। अच्छा, जो महिलाएं शिक्षित होंगी, ऋग्वेद क्या था? शुद्ध संस्कृत में लिखा गया था, है ना? तो शुद्ध संस्कृत में मंत्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर पाना तभी संभव है जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी। तो चूंकि महिलाएं शिक्षित होती थी तो उनको अपने पति के साथ धार्मिक क्रियाकलाप में भी भाग लेने का अधिकार था, यानी महिलाओं को शैक्षणिक अधिकार के साथ साथ धार्मिक अधिकार भी प्राप्त था। ठीक है ना? क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे कि महिलाओं को धार्मिक क्रियाकलाप का भी अधिकार था, आप खुद देख रहे हैं, बाल विवाह नहीं होता था, बल्कि महिलाओं का विवाह एक निश्चित आयु में होता था। इसके बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे विधवाओं को, यानी ऋग्वैदिक समाज में जो महिलाएं दुर्भाग्य से विधवा हो जाती थी, विधवाओं को दोबारा विवाह की अनुमति थी। इसका मतलब क्या है भाई? कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनको पुनर्विवाह की अनुमति थी। इसके अलावा ये भी था कि जो महिला, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि जो महिला अपने पति के मृत्यु के बाद दोबारा विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, अपने संपत्ति के उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक न एक संतान की आवश्यकता तो थी। तो संतान कहां से आएगा भाई? तो ऋग्वैदिक समाज में इसकी व्यवस्था भी की गई थी। ऋग्वैदिक समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। तो नियोग प्रथा क्या था भाई? तो नियोग प्रथा के तहत कोई भी वही महिला जो दुर्भाग्य से विधवा हो गई हैं, वो एक संतान के जन्म के लिए अपने पति के छोटे भाइयों के साथ यौन संबंध बना सकती थी। इसी को कहा गया नियोग प्रथा। तो याद रखिएगा, ऋग्वैदिक समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन भी था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है ना? महिलाएं राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। हाँ, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, पैतृक संपत्ति में, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार नहीं होता था, केवल बेटों का अधिकार होता था, क्योंकि उस समय यह मान्यता थी कि बेटियां विवाह के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं तो उनका अपने पति के संपत्ति पर अधिकार होता है। तो याद रखिएगा, ऋग्वैदिक समाज में बेटियों को, पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया था। बाकी सारे अधिकार प्राप्त थे जो मैंने आपको बताया। और यह साबित होता है कि उस काल में महिलाओं की स्थिति समाज में सम्मानजनक थी, पुरुषों की स्थिति तो अच्छी थी ही। यह समझ में आ गया ना? अब आइए, अब देखेंगे कि उस काल के यानी ऋग्वैदिक समाज के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो
आप देखेंगे ऋग्वैदिक समाज में भोजन, तो ऋग्वैदिक समाज में भोजन कैसा था भाई? तो देखेंगे जो साक्ष्य मिला है और जो जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, उसके अनुसार लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन, दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है ना, दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। और आप देखिएगा कि इसमें यानी ऋग्वैदिक समाज में, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि ऋग्वैदिक समाज पशुपालक समाज था, तो पशुओं से मिलने वाले दूध, दूध से निर्मित होने वाले कई प्रकार के पकवान या भोज्य पदार्थ या फिर उनका मांस, ये उनके काम आता था। तो आमतौर पर आप देखिएगा कि गाय को सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में माना जाता था और गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया। अघन्या मतलब जिसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि चूंकि ऋग्वैदिक समाज, चूंकि ऋग्वैदिक समाज पशुपालक था, अतः दूध, दही, घी, मांस आदि उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है ना, और आप देखिएगा कि ऋग्वेद में, अब ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेद में कई ऐसे शब्दों का उल्लेख मिला है जिससे मालूम चलता है कि इस काल में लोग किस किस प्रकार का भोजन करते थे। है ना, सबसे पहले हम लोग ये मेंशन कर दें, हम लोग, है ना, सबसे पहले ये मेंशन कर दें, हम लोग क्या मेंशन कर दें भाई? सबसे पहले ये लिख देंगे कि गाय सबसे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे मैं लिख रहा हूं, गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था, है ना। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना, अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी जिसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा भेड़, बकरी, है ना, और दूसरे छोटे जीवों को भी वो मांस के लिए पालते थे। स्पष्ट है। अब है कि ऋग्वेद में जो उल्लेख मिला है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो गाय के लिए देखिएगा कि अब हम लोग एक चीज देखते हैं
कि कुछ शब्द जो है इसका उल्लेख, जिसका उल्लेख हुआ मैंने बताया आपको, वो कौन कौन से शब्द का उल्लेख था। तो देखिएगा, एक शब्द आता है घृतम। घृतम मतलब घी। अपूपम शब्द का उल्लेख हुआ है। अपूपम मतलब पुआ, जो पकवान के रूप में खाते हैं। इसके अलावा क्षीरोदनम शब्द का उल्लेख मिलता है। क्षीरोदनम, क्षीरोदनम मतलब खीर। इसके अलावा एक शब्द मिलता है करभम। करभम का मतलब क्या होता है भाई? तो जौ के आटे को, है ना, जौ के आटे को दही के साथ मिलाकर पकवान बनाया जाता था, जिसको करभम कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, इन सब का उल्लेख है किसमें भाई? ऋग्वेद में। तो आप देखिएगा कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या, तो कई भोज्य पदार्थों का भी उल्लेख है, जो सामान्य तौर पर हमारे ऋग्वैदिक आर्य भाई अपने भोज्य या आहार श्रृंखला में उपयोग करते थे। अब दूसरा, ये क्या पहनते थे, तो जरा ये भी देख लें कि ऋग्वैदिक आर्यों का पहनावा क्या था। पहनावा क्या था भाई? तो ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का जो पहनावा था वो आप देखेंगे वास, अधिवास और नीवी। तो ये नीवी क्या था? तो याद रखिएगा, कमर के निचले हिस्से को ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयोग में लाया जाता था उसको कहा गया नीवी। कमर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयोग में लाया गया उसको कहा गया वास। और चूंकि आर्य लोग जहां सबसे पहले आकर रुके थे, याद कीजिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश में, तो वहां तो बहुत ठिठुरा देने वाली ठंड होती थी। तो ऊपर से चादर की तरह ओढ़ा जाने वाला जो कपड़ा था वो कहलाया क्या भाई? अधिवास। तो नीवी क्या था? कमर के, है ना, कमर के निचले हिस्से को ढकने वाला, कमर के निचले हिस्से को ढकने वाला वस्त्र, ढकने वाला वस्त्र। ये क्या था भाई? कमर के ऊपरी हिस्से को, कमर के ऊपरी हिस्से को ढकने वाला वस्त्र क्या कहलाएगा? वास। और तीसरा है, ये ऊपर से चादर की तरह, ऊपर से चादर की तरह ओढ़ा जाने वाला, ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। ये क्या था भाई? ये कहलाया अधिवास। तो आपने देखा कि ऋग्वैदिक समाज में आर्य क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना, और क्या है भाई? देखिएगा कि धारण क्या करते थे। इसके अलावा आप देखिएगा कि कुछ एक प्रकार का श्रृंगार भी करते थे, कुछ एक प्रकार का आभूषण भी धारण करते थे। कौन? हमारे ऋग्वैदिक आर्य के लोग। तो भाई धारण क्या करते थे? कहा गया कर्ण शोभन। कर्ण शोभन क्या था? नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। कर्ण शोभन क्या है? कान में पहना जाने वाला, कान में पहना जाने वाला आभूषण, कान में पहना जाने वाला, पहना जाने वाला आभूषण। ये क्या कहलाया भाई? कर्ण शोभन। दूसरा एक था कुरीर। कुरीर भी एक तरह का आभूषण था। तो कुरीर कैसा आभूषण था भाई? ये सिर पर आभूषण, है ना, सिर पर
सिर पर धारण किया जाने वाला, सिर पर धारण किया जाने वाला आभूषण था। तो कर्ण शोभन हो गया, कुरीर हो गया, है ना। इसके बाद आप देखेंगे, है ना, निष्क और मणि भी है जो गले का आभूषण था। अगला क्या है भाई, निष्क, या इसी को मणि भी कहा गया। तो ये क्या था, गले में धारण किया जाने वाला, गले में धारण किया जाने वाला आभूषण। संभवतः ये नेकलेस हुआ करता था। तो आपने देखा कि ऋग्वैदिक आर्य के लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या धारण करते थे, ये आपने देख लिया ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था में। समाज 4 वर्णों में बटा था, महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी। ये ऋग्वैदिक समाज की विशेषता। ठीक है ना। अब आइए, ऋग्वैदिक समाज में सामाजिक व्यवस्था तो हमने देख ली। अब जरा देख लें कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख लें ऋग्वैदिक समाज की आर्थिक स्थिति, है ना। ऋग्वैदिक समाज की आर्थिक स्थिति। देखिएगा आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये आप जुबानी याद रख सकते हैं। कोई बहुत गूढ़ और जटिल आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। चूंकि हम जानते थे और जानते हैं, हमने आज भी सुना कि हमारे जो ऋग्वैदिक आर्य भाई हैं वो क्या हैं, दरअसल वो पशुपालक हैं। खेती करना तो उन्होंने बाद में सीखा था। और आप जानते होंगे, जब खेती नहीं होगी, बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होगा, जब तक आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं होगा, जिसको आप अधिशेष उत्पादन या सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं, तब तक व्यापार भी नहीं होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स भी नहीं होगा। तो बड़ा सरल सा अर्थव्यवस्था था। तो आप क्या कहेंगे कि ऋग्वैदिक आर्थिक स्थिति कैसी थी भाई? तो हम कहेंगे आर्यों की अर्थव्यवस्था, आर्यों की अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा, अगर मेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में या ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिएगा। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक सरल और सहज अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति थी, साबित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम बताएंगे। क्या बताएंगे भाई? कि आर्यों की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी, एनिमल हस्बेंड्री पर, पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है ना। सामान्य तौर पर वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, यानी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था संचालित होती थी। हम क्या कहेंगे कि सामान्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली पर या वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। अब देखिएगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था क्लास के शुरू में ही, कि ऋग्वेद के अंतिम समय में आर्यों ने अनार्यों से खेती करने की कला सीख ली थी।
तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन आएगा। एक तो क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख किस मंडल में है ना। पहले हम ये देख लें, आपके सामने ये बात रख दें हम लोग कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में आर्यों ने अनार्यों से बस 1 मिनट रुक जाइएगा। तो देखिए, मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में है ना, आर्यों ने अनार्यों से कृषि कार्य को सीख लिया था। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा या बताया आपसे कि भाई ये जो है ऋग्वेद के किस मंडल में इस बात का उल्लेख है। यानी क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि कार्य की चर्चा है, तो याद रखेंगे चौथे मंडल में है। क्या बताएंगे हम लोग? ऋग्वेद के, याद रखिएगा, चौथे मंडल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख है। ठीक है ना। कृषि कार्य का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में। और क्या कहा गया है, अब जरा देखिएगा। वैसे तो एकदम जो सरल किस्म की परीक्षा होती है, एक दिवसीय परीक्षा, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उसमें इतना गहराई से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। लेकिन चूंकि जेपीएससी परीक्षा अब अन्य दूसरे राज्यों की पीसीएस परीक्षा के समान और समकक्ष होता चला जा रहा है,
तो इसमें भी ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना है कि ऋग्वेद में कृषि से जुड़ा कई शब्द मिलता है, ठीक है ना। जैसे आप देखिएगा, सीता, लांगल, या इसी को सीर भी कहते हैं, पर्जन्य, अवत, किवाश, प्रप, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, उत्स, करीश। इसके अलावा तो देखिएगा, ये जो सीता है इसका मतलब क्या है, हल चलाने के बाद जो खेत में नाली नुमा संरचना बन जाती है, इसी को कहते हैं क्या भाई, सीता। खेत में हल चलाने के बाद बनी नाली नुमा संरचना, ये क्या था भाई। अब लांगल, ये क्या है, हल को बोला गया लांगल या सीर। पर्जन्य किसको कहा गया, बादल को, जिसे वर्षा होती है। अवत कहा गया कुआं को। किवास कहा गया हलवाहा को, जो हल चलाता है, हलवाहा को। प्रप या उत्स कहा गया झरने को। करीस कहा गया गोबर से बने हुए खाद को, गोबर से बने हुए खाद को। उसी प्रकार देखिएगा एक शब्द और भी आया है, आप देखेंगे स्थेवी, और इसके अलावा उर्दर। तो स्थेवी किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, स्थेवी कहते हैं अनाज को संग्रह करने वाला, अनाज को संग्रह करने वाला पात्र। देखिए ना, गांव में मिट्टी का बनाया हुआ रहता है क्या, बड़ा विशाल संरचना, जिसमें लोग अनाज को सुरक्षित रखते हैं। नीचे एक छेद बनी होती है, जिससे धीरे धीरे अनाज निकाल लेते हैं, पर उसमें कपड़ा ठूस देते हैं और उसी में अनाज सुरक्षित रहता है। तो उसको कहते हैं अनाज को संग्रह करने वाला पात्र, स्थेवी। और उर्दर क्या होता है भाई, अनाज मापने वाला पात्र, अनाज मापने वाला पात्र। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये ऋग्वेद के अंतिम समय में आर्यों ने खेती करने की कला सीख ली थी, किससे, अनार्यों से। और यही कारण है कि जब आर्य खेती करने लगे तो उससे संबंधित शब्दावली का उल्लेख भी मिलता है, किसमें, किसमें मिलता है भाई, ऋग्वेद में। तो ये उल्लेख है, इससे क्वेश्चन आता है अक्सर, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक दो बात और भी है, चूंकि ऋग्वेद काल में बड़े पैमाने पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता था, और जो हुआ भी थोड़ा बहुत वो तो ऋग्वेद काल के अंतिम समय में हुआ। और इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो घुमंतु जीवन जीते थे, खाना बदोश जीवन जीते थे, स्थायी और स्थिर जीवन नहीं जी रहे थे, इसलिए वो खेती भी नहीं कर पाते थे। लेकिन बाद में जब उनका कबीला बड़ा होने लगा तो ये कबीलाई जीवन, घुमंतु जीवन अब रास नहीं आया, और अब विशाल कबीले को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमना भी संभव नहीं हो पाया, और जगह जगह पर अब कंदमूल फल फूल भी खत्म हो रहे थे।
तो ऐसे में उनको अस्थायी तौर पर जीविका का कोई आधार ढूंढना जरूरी था। अतः आर्यों ने अब स्थिर जीवन जीना शुरू किया, और जब स्थिर जीवन जीना शुरू किया तो वो क्या करते हैं भाई, कृषि को पेशे के रूप में अपनाते हैं। हालांकि पशुपालन को अभी भी अपनाए हुए हैं, क्योंकि कृषि के लिए एक अनिवार्य पेशा है पशुपालन। आज ना हमारे पास ट्रैक्टर है और खेती करने के लिए नए नए मशीन है। लंबे समय तक, अभी तक कुछ दिन पहले तक देखिएगा, लोग खेतों में हल बैल से ही खेती करते थे। तो खेती एक ऐसा पेशा है जिसमें परिवार के कई सदस्यों की सहभागिता आवश्यक होती है, तो इसमें भी है। ठीक है ना। हाँ, ऋग्वेद काल में कोई अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, कोई आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं होता था, कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था, इसलिए व्यापार भी नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि ऋग्वैदिक जो अर्थव्यवस्था थी वो एक सरल अर्थव्यवस्था थी। पक्का हो गया। अब आइए ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जरा हम सोच लें, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, ऋग्वैदिक समाज कबीलाई रूप में संगठित था। ठीक है ना। और जो बड़े बड़े कबीले होते थे उनको हम लोग जन कहते थे, है ना। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई रूप में संगठित था, कबीलाई रूप में संगठित था। इसलिए या था, इसे जन कहते थे या जन कहा जाता था। ठीक है। अब देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा तो बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ऋग्वैदिक समाज जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। ध्यान रखिएगा, चूंकि हमने बताया कि ऋग्वैदिक समाज कबीलाई रूप में संगठित था, एक ही परिवार के कई लोग होते थे और ये लोग एक ही स्थान पर निवास करते थे। यानी ऋग्वैदिक समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है और ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी भाई? कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई आप देखिएगा, समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार। ठीक है ना। ये क्या था भाई? कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। अब देखिएगा कि जो परिवार था उसको कुल भी कहा गया है। याद रखिएगा, परिवार को कुल भी कहा गया है। तो परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा गया या कुलपति कहा गया, है ना। ऐसे लिख लीजिएगा, परिवार का मुखिया। इससे भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा और लिखते चलिए। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप। देखिएगा, जितना भी फैक्ट हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिला के देखिएगा, ये जरूर मिलेगा आपको। ठीक है।
तो परिवार का मुखिया कुलप कहलाया। अब देखिएगा, ऐसे ऐसे कई परिवार को मिला दिया गया तो क्या बन गया भाई? ऐसे ऐसे कई परिवार को मिला दिया गया तो बन गया ग्राम। ग्राम मतलब गांव। तो गांव का भी जो मुखिया होता था, है ना, गांव का प्रधान, गांव का जो प्रधान यानी जो मुखिया हुए वो क्या कहलाए भाई? ग्रामीणी। क्या कहलाए? ग्रामीणी। उसी प्रकार देखिएगा कि कई गांव मिला दें तो क्या बन जाता था? कई गांव को मिला देने से विष बन जाता था। ठीक है। अब विष का जो मुखिया होता था वो था कौन भाई? विषपति। ये विष जहर वाला विष नहीं है ना, ये विष नहीं है, ये विष है। कई गांव को मिला देने से क्या बनता है? जैसे आज बनता ना कि कई गांव को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक प्रखंड बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा। तो उसी प्रकार उस समय जो कई गांव को मिलाने से जो इकाई बनती थी वो क्या कहलाता था? विष। और विष का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था भाई? वो कहलाता था विषपति। और इसी प्रकार आप देखिएगा, कई विष को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाता था, है ना? कई विष को मिला देंगे तो क्या बन जाता था भाई? ये बन जाता था जन। ठीक है ना? और जन जो है, याद रखेंगे, ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी भाई? परिवार, या सामाजिक इकाई भी क्या कहेंगे? परिवार। लेकिन ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी, है ना, जो राजनीतिक इकाई है वो क्या था भाई? जन। और जन का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? गोप्ता। क्या कहलाता था? गोप्ता। या इसी को राजन भी कहा गया है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया आपको शुरू में कि ऋग्वैदिक समाज कबीलाई रूप में संगठित था। इसको हम लोग क्या कहते थे? देखिएगा, जन कहते थे। ठीक है। और जन का प्रमुख क्या कहलाता था भाई? गोप्ता कहलाता था। तो अगर आप नीचे से देखें तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, जिसको कुल भी कहते थे, इसके प्रमुख कौन या मुखिया कौन थे भाई? कुलप। गांव, कई परिवार को मिला देने से गांव बन जाता था जिसको ग्राम कहते थे। और गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामणी। उसी प्रकार कई गांव को मिला दें तो बन जाता था विष, उसके प्रमुख हो गए विषपति। कई विष को मिला दिया तो बन गया जन, और जन के प्रमुख होते थे गोप्ता या राजन। लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था? तो याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, है ना, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा था भाई? तो आप कह सकते हैं कि ये राजतंत्रात्मक था। क्या था भाई? राजतंत्रात्मक। यानी राजा या राजन ही ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था के सर्वे सर्वा होते थे। देखिए ना, कल्पना कीजिए ना, एक छोटा सा कबीला है, उसमें कुछ लोग रहते हैं, और उन कबीलों को ही या वैसे वैसे कई परिवार को मिला दिया तो एक गांव बन गया, ऐसे कई गांव को मिला दिया तो विष बन गया, और कई विष को मिला दिया तो एक जन बन गया, जिसका प्रमुख कौन होता था? राजन या गोप्ता। याद रखिएगा, ये राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। लेकिन कई जगहों पर गैर राजतंत्रात्मक प्रणाली भी था, जिसको क्या कहा गया है? गण। किंतु कई स्थानों पर
गैर राजतंत्रात्मक व्यवस्था, गैर राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी, या गैर राजनीतिक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कर दीजिए, शासन व्यवस्था भी था, जिसे गण कहा गया है। क्या बोला गया? गण, जिसको गण कहा गया। और याद रखिएगा, ये जो गण होता था इसके प्रमुख कौन होते थे भाई? जो गण होता था इसके प्रमुख कौन होते थे? आप लोगों ने संभवतः पढ़ा होगा कि जो गण होगा उसके प्रमुख कौन होंगे भाई? तो इनके गण जो थे इसके प्रमुख को गणपति भी कहा गया है। ये ध्यान से याद रखिएगा। हमने क्या बताया वैसे आपको कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था? राजतंत्रात्मक, यानी राजन गोप्ता वहां के शासन के प्रमुख हुआ करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद के सभी कबीलाई समाज में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही थी। कई जगहों पर हमने क्या बताया, कई जगहों पर गैर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी प्रचलित थी। तो जहां जहां गैर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी उसको क्या कहा गया? उसको गण कहा गया। और उसके प्रमुख कौन कहलाते थे? गणपति, या इसी को देखिएगा, गणपति को ही ज्येष्ठक भी कहा गया है, ज्येष्ठक। ठीक है ना? और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है। गण शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में। तो गण क्या था? तो वैसा शासनिक इकाई जिसका शासनिक स्वरूप जो था राजतंत्रात्मक नहीं था, वो क्या था भाई? गैर राजतंत्रात्मक था। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, उसको हम क्या कहते थे? गण। और गण के प्रमुख जो थे, जैसे यहां के प्रमुख क्या कहलाए? राजन या गोप्ता कहलाए। तो वैसे गण के प्रमुख क्या कहलाते थे? गणपति या ज्येष्ठक। और याद रखिएगा, ऋग्वेद में पहली बार गणतंत्र शब्द का उल्लेख भी मिला है ना? इसी गण से बना। याद रखेंगे, इस लाइन को आप डबल टिक करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में या ऋग्वेद में ही पहली बार गणतंत्र शब्द का प्रयोग मिलता है। गणतंत्र शब्द का प्रयोग मिलता है। क्लियर हो गया ना? अब देखिएगा कि ऋग्वैदिक समाज तो छोटा सा समाज था। उस पर शासन करने के लिए राजा को कोई विशेष मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ता था। न ही राजा को कोई मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ता था, न ही राजा को कुछ विशेष प्रशासकों की नियुक्ति करनी होती थी। हां, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, राजा को उसके राजनीतिक कार्य में सहयोग देने के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी। लेकिन याद रखिएगा, ये अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी ना, ये अवैतनिक होती थी। अवैतनिक मतलब लोग स्वेच्छा से राजनीति में राजा को सहायता देने के लिए आगे आते थे। राजा इनको कुछ उपहार दे देता था, लेकिन निश्चित तौर पर कोई वेतन इनको नहीं देना पड़ता था। ठीक है ना? तो अधिकारी कौन कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन पीटी में आया हुआ है कि ऋग्वेद में राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होता था, जो राजा को धार्मिक राजनीतिक कार्यों में आवश्यक सलाह परामर्श देता था। तो वो कौन था? पुरोहित, है ना? तो याद रखेंगे, हम लोग यहां देख लेते हैं कि आप
आप भी यहां पर हेडिंग दे दीजिएगा कि ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल में राजा के प्रमुख सहयोगी, इससे क्वेश्चन रहता है इसलिए इसको समझ के लिख लीजिएगा। प्रमुख सहयोगी कौन कौन है भैया? तो मैंने पहला क्या बताया? सबसे पहला सहयोगी हैं पुरोहित। पुरोहित का काम क्या होता है भाई? मैंने क्या बताया अभी आपको कि पुरोहित का काम क्या होता है? राजा का मुख्य परामर्श दाता होता है। यह राजा का मुख्य परामर्शदाता होते थे। दूसरा कौन है? तो दूसरा है सेनानी। तीसरा था रथकार। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सेनानी का काम क्या होता था? ये सेना का नेतृत्व करता था। यह युद्ध के समय में सेना का नेतृत्व करता था। उसी प्रकार रथकार, रथकार कौन थे भाई? तो ध्यान रखिएगा कि रथकार में उस समय, जैसे आज मिसाइल और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट का महत्व होता है ना भाई, तो याद रखिएगा उस समय, है ना, आप देखिएगा रथकार जो होते थे कि मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले रथों का निर्माण करने वाले। ये क्या कहलाए भाई? ये रथकार कहलाए। उसी प्रकार एक अधिकारी थे स्पष्ट। स्पष्ट कौन था भाई? तो गुप्तचर। स्पष्ट कौन थे? गुप्तचर। गुप्तचर का काम क्या होता है? गोपनीय ढंग से चीजों को, है ना, या चीजों का पता लगाना। इसके बाद थे अगले अधिकारी पूरब। पूरब का काम क्या था? ये दुर्गपति थे, ना, दुर्गों का निर्माण करने वाले, उनके सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले, उनकी देखरेख करने वाले। उसके अलावा एक अधिकारी था भागन दुग्ध। भागन दुग्ध, इनका काम क्या था? युद्ध में लूटे हुए धन और वस्तुओं का, धन और वस्तुओं का बंटवारा करने वाला अधिकारी। देखिएगा एक अंतर, ऋग्वेद काल में भागनदूत का काम क्या है? एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता है, दूसरे कबीले से को हरा करके वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बना के ले आता है, वहां बहुत सारे लोगों का धन और वस्तु उठा करके ले आता है और फिर उसको अपने कबीले में बराबर बराबर बांट देता है। तो ये काम कौन करता था? भागनदुग्ध। लेकिन देखिएगा उत्तर वैदिक काल में ये जो भागनदुग्ध है, इसी का काम हो जाएगा टैक्स वसूलना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, चूंकि इस काल में हमने बताया ना कि राजा को उसके राजनीतिक कार्य में, प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने के लिए
है ना, कबीले से ही लोग स्वैच्छिक रूप से उठ कर आते थे और अपनी अपनी सेवाएं देते थे। बदले में कभी कभी राजा उनको कुछ उपहार दे देते थे, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जाता था या वेतन देने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो चूंकि राजा को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं देना होता था, तो राजा भी जनता से कोई कर नहीं वसूलता था। याद रखिएगा, ऋग्वेद में केवल एक ही कर का उल्लेख है, और वो जो कर था उसका भी स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या था? वॉलेंट्री, स्वैच्छिक था। दीजिए तो भी ठीक, ना दीजिए तो भी ठीक। उसका नाम था बलि, है ना। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में या ऋग्वेद काल में कर दीजिए, है ना, ऋग्वैदिक काल में राजा जनता से कोई अनिवार्य कर नहीं वसूलता था, कोई कंपल्सरी टैक्स कलेक्ट नहीं करता था, अनिवार्य कर नहीं वसूलता था। ठीक है ना। इस समय, यानी इस समय मतलब ऋग्वैदिक काल में, इस समय बलि नामक एकमात्र कर था, एकमात्र कर था जिसका स्वरूप क्या था? जिसका स्वरूप स्वैच्छिक था, वॉलेंट्री, जिसका स्वरूप क्या था? स्वैच्छिक था। ठीक है ना। ये ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था थी। चूंकि अभी कोई बड़ा राज्य या साम्राज्य का स्थापना तो नहीं हुआ है कि राजा को उसकी सुरक्षा करने के लिए कोई विशाल सेना रखनी होगी, कोई विशाल क्या मंत्री परिषद का गठन करना होगा, ऐसा नहीं। ये सब उत्तर वैदिक काल में होगा। अभी इसका स्वरूप बड़ा सरल था। तो हमने क्या देख लिया? ऋग्वैदिक समाज की सामाजिक स्थिति देख ली अच्छे से, ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को देख लिया, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को देख लिया। अब देख लीजिएगा ऋग्वेद काल की धार्मिक स्थिति कैसी थी या धार्मिक विश्वास कैसा था। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक समाज की जो धार्मिक स्थिति थी वो बड़ी सरल थी। चूंकि आपको पता है, मैंने बताया था ना कि सबको शिक्षा का अधिकार था, सब लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। अब जो लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे उनको उपनयन संस्कार का भी अधिकार था, क्योंकि बिना उपनयन संस्कार के विद्या आरंभ नहीं हो सकती थी। अधिकांश लोग पढ़े लिखे थे। हमने शुरू में बताया, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी पढ़ी लिखी होती थी। तो महिलाएं भी अपने पति के साथ बैठ करके यज्ञ में मंत्रोच्चार के द्वारा ईश्वर की उपासना करती थी। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद काल में कोई मूर्ति पूजा का स्वरूप देखने को नहीं मिलता आपको, बल्कि ऋग्वेद काल में आप देखेंगे जो उपासना का स्वरूप था वो क्या था? प्रकृति पूजा। मनुष्य को प्रकृति से या प्रकृति के जिन जिन चीजों से उनको लाभ, उनको उन्होंने देव स्वरूप मान करके उनकी उपासना शुरू कर दी। जैसे सूर्योदय होने से ही एक नए जीवन का संचार होता था। चूंकि रात में विभिन्न जीव जंतुओं की आवाज से, विभिन्न जीव जंतुओं के चित्कार से लोगों में डर का माहौल होता था, लोग घबराए हुए रहते थे। लेकिन जैसे सूर्योदय होता था, लोगों के जीवन में एक नए क्या ऊर्जा का संचार होता था। लोग अपने जीवन में क्या उत्साहित होकर के
कई तरह के काम संपन्न करते थे। तो लोगों ने सूर्य की उपासना शुरू की, चंद्रमा की उपासना शुरू की। लोगों ने नदियों से और कुओं से उनको जल मिलता था जिससे वो अपनी प्यास बुझाते थे, उनकी उपासना शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग वनस्पति उगाना शुरू किया और वनस्पतियों को खा करके अपनी भूख मिटाते थे, तो उन्होंने वनस्पतियों को भी पूजना शुरू कर दिया। चूंकि धरती में हल चलाने से खेती होती थी और उससे उत्पादित अनाज से लोग अपना पेट भरते थे, तो आप देखिएगा कि लोगों ने धरती को भी पूजना शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा, आप ऐसे कहेंगे कि ऋग्वेद काजा या ऋग्वेद काल का जो धार्मिक विश्वास था वो कैसा था? इस काल का जो धार्मिक विश्वास था, हमने क्या बताया? धार्मिक विश्वास कैसा था? कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन उपासना, है ना, उपासना पद्धति पर आधारित धार्मिक विश्वास था। उपासना पद्धति पर आधारित धार्मिक विश्वास था। और देखिएगा कि लोग प्रकृति से जुड़े या प्रकृति से जुड़ी विभिन्न शक्तियों की उपासना करती थी। क्लियर है ना? अब देखिएगा, इस काल में मुख्य रूप से पूछा भी गया है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे। तो इस काल के यानी ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता, इस काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनको पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का मतलब वो क्या होता है? फोर्ट डिस्ट्रॉयर, किला तोड़ने वाला। आर्यों का ऐसा मानना था कि चूंकि अनार्य उनको तंग करते हैं, अतः आर्य जब इंद्र की उपासना करते हैं तो इंद्र जो है अनार्यों के किले को तोड़ देते हैं, उनका घमंड चूर कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इनको पुरंदर कहा गया। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला, किला भंजक, फोर्ट डिस्ट्रॉयर। तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता हुए अग्नि। तीसरे महत्वपूर्ण देवता हुए वरुण। ध्यान दीजिएगा, अग्नि का महत्व हमेशा बना रहा, ऋग्वेद काल में भी और उत्तर वैदिक काल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के सबसे या ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा क्या? इंद्र। लेकिन सबसे क्या है, माने ऋग्वेद काल के मध्यस्थ देवता कौन थे? मीडिएटर गॉड कौन थे? तो याद रखिएगा, अग्नि। क्यों अग्नि को मध्यस्थ देवता कहा गया? क्यों कहा गया भाई? मध्यस्थ देवता क्यों कहा गया? मध्यस्थ देवता क्योंकि आज भी देखिए ना, हम अपने घर में जब पूजा करते हैं, पुरोहित को बुला करके कोई यज्ञ संपन्न करवाते हैं, तो पूजा और यज्ञ के अंत में देखिएगा हमारे घर में जो पकवान बना रहता है वो पुरोहित मंगवाते हैं। उस पर कुछ मिठाई या जो नारियल है वो रख करके मंत्रोच्चार के द्वारा अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। अग्नि को मध्यस्थ देवता माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस देवता की उपासना की, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्यनारायण कृष्ण, है ना, गणेश जी, हनुमान जी,
जिनकी, या देवी दुर्गा की उपासना की, सरस्वती लक्ष्मी की उपासना की, या जिन भी और देवी देवताओं की उपासना की है आपने, आपके द्वारा पकाए गए, आपके द्वारा सुपुर्द किए गए इस अन्न को अग्नि प्रज्वलित करके आपके द्वारा आह्वानित देवता, जिसका आपने आह्वान किया है, उस देवता तक पहुंचा देंगे। तो इसलिए अग्नि को मध्यस्थ देवता, मीडिएटर गॉड माना जाता है। क्लियर है ना? तो दूसरा स्थान अग्नि का था और तीसरा ऋतु के देवता थे। क्या है? वरुण। वर्षा या ऋतु के देवता हैं कौन? वरुण। तो कई बार पूछता है इनकी चर्चा कितनी बार हुई भाई? तो याद रखेंगे, इंद्र की चर्चा 200 ऋग्वेद के 250 मंत्रों में ऋग्वेद की चर्चा हुई है। अग्नि की चर्चा अगर देखा जाए तो 200 मंत्रों में हुआ है, और तीसरा वरुण की चर्चा जो है वो 30 मंत्रों में हुआ है। और वरुण कौन थे भाई? तो याद रखिएगा, ऋतु के देवता, ऋतु के देवता। क्लियर है ना? अब एक चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग जब पढ़ रहे थे राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो ध्यान रखेंगे कि जो राजा होते थे, एक चीज बताना भूल गया मैं, कि उस समय जो राजा या राजन होते थे, उनको उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने के लिए कुछ राजनीतिक संस्थाएं भी थी। इसके बारे में पूछा जाता है, तो मैं इसको भी मेंशन कर देता हूं कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं, देखिएगा वो संस्था कौन कौन सी थी भाई? तो वो है सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदत, और चौथा गण। तो गण के बारे में तो मैंने अभी बताया ही आपको है कि जहां गैर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, वहां उसको हम लोग गण कहते थे, और गण के प्रधान को हम लोग क्या कहते थे? गणपति कहते थे। ठीक है ना? अब देखिएगा, सभा जो थी वो क्या थी? ऋग्वैदिक समाज में जो बुजुर्ग लोग थे, जो अनुभवी लोग थे, उनकी संस्था थी। वो समाज के लिए नियम बनाते थे, उसको लागू भी करवाते थे। समाज में अगर कोई बुराई आ जाए तो उसको दूर करने के लिए भी आवश्यक तरीका ढूंढते थे। ठीक है ना? तो ये समाज के बुजुर्गों की संस्था थी। कौन भाई? तो समाज के बुजुर्गों एवं अनुभवी लोगों की संस्था, अनुभवी लोगों की संस्था। काम क्या था? मैंने बताया आपको कि ये अपने समाज के लिए नियम बनाते थे, अपने समाज को नियंत्रित बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतियां बनाते थे, उनको लागू भी करते थे। दूसरा है समिति। तो याद रखिएगा, समिति को कहा गया कि यह जनसाधारण की संस्था थी। जनसाधारण की संस्था थी। जनसाधारण की संस्था का मतलब क्या होता है? इसमें ऋग्वैदिक समाज के, उस कबीलाई समाज के सभी लोग भाग लेते थे, बड़े छोटे, यहां तक कि महिलाएं भी भाग लेती थी। और याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है, ऋग्वैदिक समाज में राजा का चुनाव किस संस्था में होता था? तो याद रखिएगा, इसी में राजा का चुनाव भी होता था। राजा का चुनाव भी कहां होता था? तो समिति नामक संस्था में। अब है विदत। तो विदत जो है वो कई इतिहासकारों का मानना है कि इसमें मुख्य रूप से महिलाओं की ये संस्था थी। महिलाएं
दूसरे कबीले से ब्याह करके आई हुई महिलाओं को या दूसरे कबीले से युद्ध में जीत कर लाई गई महिलाओं को इस कबीले के नियम, रस्म और दूसरी व्यवस्थाएं बताती थी, समझाती थी। वो उसमें अपना मनोरंजन भी करती थी। तो याद रखिएगा कि सभा और समिति की चर्चा अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में सभा की चर्चा है ना, क्या कहेंगे कि ऋग्वेद में सभा की चर्चा कितनी बार हुई है भाई? तो इसमें चर्चा जो हुई है वो याद रखिएगा 8 बार हुई है, जबकि ऋग्वेद में समिति की जो चर्चा हुई है ना, समिति की जो चर्चा हुई है वो 9 बार हुई है और विदत की चर्चा 122 बार हुई है। किसकी? विदत की। ठीक है ना। लेकिन देखेंगे जब वो आप उत्तर वैदिक काल पढ़िएगा तो पता चलेगा कि सभा और समिति का रंग ढंग बदल गया। विदत नामक संस्था भी कमजोर होकर लास्ट में समाप्त हो गई। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ऋग्वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा के द्वारा सीधा चुना जाता था, इसलिए वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, अकाउंटेबल था, उत्तरदायी था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो जाएगा? अब राजा का निर्वाचन नहीं होगा, राजा का मनोनयन होगा। यानी द किंग वॉज नॉमिनेटेड इन लेटर वैदिक पीरियड, बट इन क्या है, इन अर्ली वैदिक सोसाइटी द किंग वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी। पक्का है ना। तो ये ऋग्वैदिक समाज के बारे में आपने पूरी चर्चा सुनी। अब आप देखिएगा कि हम लोग अगले क्लास में उत्तर वैदिक काल को बढ़िया से पढ़ लेंगे और ऋग्वेद काल के साथ तुलना करके पढ़ लेंगे। तो देखिएगा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को इतने अच्छे तरीके से हम लोग समाप्त कर लेंगे कि फिर हमने पहले भी बताया था कि फिर हम प्राचीन भारत में जिस समाज की भी चर्चा करें बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हम उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ लें और उत्तर वैदिक काल को फिर ऋग्वेद काल के साथ तुलना करके समझ लें। फिर ये सारा कुछ, ये फैक्ट, ये अवधारणा सब कुछ आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि अगर आपको कक्षा अच्छी लगती हो तो आप स्पर्धा के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और भविष्य में जेपीएससी के एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जो आपका सपना है उस सपना को भी पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हम लोग फिर कल मिलते हैं।